जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। वीडियो इस नोट पे ख़त्म हुआ था कि मैम आफ्टर डिलीवरी जब ससुराल आती है और बच्चे को वैक्सीनेशन लगाना होता है तो ससुराल वाले स्पेशली मैम के मदर इन लॉ स्ट्रेट कहती हैं कि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सब डॉक्टर के फालतू की बातें हैं। मेरे भी 6 बच्चे हैं, मैंने तो नहीं लगाया इंजेक्शन, तो तुम क्यों लगाओगी, क्या खास है इसमें। तो मैम को मना किया जाता है और उस टाइम मैम ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैम तब जाके अपने मम्मी पापा से कहती हैं कि अपने मम्मी पापा को सच बताती है कि सर जो है वो नौकरी नहीं करते, वो एम्प्लॉयड नहीं है, ना ही वो कोई बीटेक इंजीनियर है और ना ही उनका कोई 1 लाख पर मंथ का सैलरी आता है। तो ये सब सुनने के बाद मैम के मम्मी पापा मैम को सजेस्ट करते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप में से कोई है जिन्होंने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है अभी तक, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो साल 2014 में मैम ने अपने ससुराल से बीएड का फॉर्म डाला। वो एग्ज़ाम क्लियर करती हैं और काउंसलिंग हो गया, मैम का नाम भी आ गया। जब बात आई एडमिशन की तो सर ने कहा कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाएंगे, वहाँ फ़ीस ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है तो एडमिशन तुम लो, अदरवाइज़ एडमिशन नहीं कराएंगे। तो जब गवर्नमेंट कॉलेज में गई एडमिशन लेने तो वहाँ मैम को मना किया गया, मतलब मैम को दिखाया गया कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अगर एडमिशन लेना है तो मिनिमम 15 ईयर्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना होगा, देना होगा। तो हेंस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया कैंसिल। तो सर ने कहा कि अपने मायके से बीएड करना। तो नेक्स्ट ईयर मैम मायके आई और वहाँ से बीएड का मैम एग्ज़ाम देती हैं। मैम बताती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ बाबा की कृपा से ही मैम सेकेंड टाइम बीएड क्लियर करती है, क्योंकि उन्हें ना ससुराल में पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था। सास ससुर की दिन रात सेवा करो, ठीक है, पैर दबाओ, तेल मालिश करो। फिर जब वो सब हो गया तब उनको टाइम पे खाना दो। जब उनको खाना परोसना हो गया तो एक छोटा सा बेबी है देखभाल करने को, बेबी को टाइम दो, अटेंशन दो। तो ये सब के बीच में मैम को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता था। तो मैम बताती हैं सिर्फ़ और सिर्फ साईं बाबा की कृपा से ही मैम ने बीएड क्लियर किया और साईं कृपा से ही मैम को गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिल गया अपने मायके में। अब देखिए मैम ने ना अपना मायका कहाँ है, अपना ससुराल कहाँ है, मैम ने ये मेंशन किया है, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम का ना कोर्ट केस चल रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि इतने डिटेल्स भी सारे रिवील हो जाए, क्योंकि वीडियोस पता नहीं बहुत जगह तक जाते हैं। तो आई डोंट वांट कि कहीं से कुछ गलत हो जाए, ठीक है। तो मैम अपने मायके, जहाँ पे मैम का होम टाउन है, मायके है जहाँ पे, तो वहाँ पे मैम को साईं बाबा की कृपा से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। अब जब एडमिशन हो गया तब सर और इन लॉज जो थे उनका कहना था कि वेरी गुड, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। बाकी एक काम करो, तुम यहाँ पे डेली क्लास अटेंड करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, तुम हमारे साथ चलो घर, तुम खाली एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे आओगी, ठीक है। पर गवर्नमेंट कॉलेज में आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में ये होता है कि अटेंडेंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो सिमिलरली जिस कॉलेज में मैम का एडमिशन हुआ था तो वहाँ पे भी यही क्राइटेरिया था कि 80% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। अगर 80% आपका एडमिशन, आई एम सॉरी, क्या कहते हैं, अटेंडेंस नहीं होता है तो आपका एडमिशन लेना ही फालतू है। मतलब जब बाय द टाइम एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना, आपको एग्ज़ाम में बैठने ही दिया नहीं जाएगा। तो वहाँ 80% अटेंडेंस ज़रूरी है, मतलब रेगुलर क्लासेस करना ज़रूरी है। और वहाँ पे इन लॉज चाहते थे कि नहीं, मैम खाली एग्ज़ाम के टाइम आए। तो वहाँ पे भी सासू माँ की विशेष टिप्पणी थी कि मेरे जो भाई लोग हैं वो अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अच्छा सेटिंग है, तो वो बात कर लेंगे, तुम डेली क्लास मत करो, तुम हमारे साथ वापस लौट चलो। ये हो गया उनका डिसीजन। और अब जब फीस देने की बारी आई तो ससुर जी ने कहा कि हमें नहीं पता, वो जाने, उसका बाप जाने। आप समझ रहे, उनका बोलने का धरन से ही आपको पता चला जाएगा कि, पता चला जाएगा, मैं क्या क्या कहती हूँ, पता चल जाएगा कि
मेंटलिटी किस किस्म का है, ठीक है। तो अ, मैं समझ नहीं पाती हूँ कभी कभी कि इंसान किस हद तक गिरता है और कुछ इंसान किस हद तक सहता है। तो मैम के पापा ने फ़ीस भरी और एडमिशन लिया मैम ने कॉलेज में। फिर से वो कह रहे थे, मतलब इन लॉज कह रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं, हमारे साथ चलो, वापस चलो। तो कॉलेज से यही कहा गया कि स्टूडेंट का 80% अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसे रेगुलर बेसिस में क्लास करना पड़ेगा। अब जब टोटल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गया था, तब एक नया ड्रामा शुरू हो गया। सबने कहा, सबने मतलब इन लॉज की तरफ से सबने कहा कि नहीं, तुम कॉलेज अटेंड नहीं करोगी, किसी भी हालत पे तुम कॉलेज अटेंड नहीं करोगी, सिर्फ एग्ज़ाम देने आओगी। तो तब मैम ने कहा कि मेरे पापा ने जो एडमिशन की फ़ीस पे करी है, तो वो तो वेस्ट हो जाएगा ना अगर मैं यहाँ पे नहीं आऊँ, कॉलेज में क्लासेस नहीं करूँ। तो उस टाइम सर कहते हैं कि वो पैसे तेरे बाप के मुंह में फेंक के मारेंगे, ठीक है। मैम को बड़ा गुस्सा आया, बहुत बुरा आया, ये सोच के कि जो ड्यूटी तुम्हारी है वो तुम तो निभा नहीं सकते, तुम अर्न नहीं करते, तुम पैसा नहीं कमाते, और ऊपर से जब मेरे पापा पे कर रहे पैसा, मुंह पे इतनी बड़ी बड़ी तुम बातें कर रहे हो। तो मैम को बहुत बुरा लगा था। मैम बताती हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर अपने माँ से पैसा मांगते थे, और जो भी सामान उस पैसे से आता उसका हिसाब वो पाई टू पाई लेती थी। अब मैम पड़ गई सोच में कि करूँ तो करूँ क्या, बेबी है, बेबी का फ्यूचर है। बेबी के फ्यूचर के लिए जिनको सोचना चाहिए था, जो बेबी के लिए इतनी हड़बड़ी कर रहे थे इन लॉज और सर, वो मतलब वो तो सरेंडर कर चुके थे कि भाई हमें कुछ नहीं पता है, बेबी चाहिए था बेबी मिल गया, बाकी वैक्सीनेशन गया भाड़ में, बेबी गया भाड़ में, इससे हमें कुछ कुछ मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैम पड़ गई बहुत सोच में, मैं करूँ तो करूँ, मतलब क्या करूँ। इन लॉज का कहना है ससुराल चलो, ठीक है, क्योंकि उन्हें बहू नहीं, उन्हें नौकरानी मिल गई थी जो उनका हर काम कर देती थी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, ठीक है। और पेरेंट्स का कहना था कि अगर तुम पढ़ाई करती हो तो अपने पैरों पे तुम खड़ी हो जाओगी, जिससे तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे बच्चे की लाइफ सुधर जाएगी, बाकी आगे तुम्हारी मर्ज़ी। तो मैम बहुत कंफ्यूज थी। तो उनको कभी लगता था कि मैं ससुराल चली जाऊं, रोज़ का झिकझिक अच्छा नहीं लगता। फिर वो जब वो अपने बच्चे को देखती थी ना, उनको लगता था कि इसका फ्यूचर क्या होगा अगर मैं ससुराल चली गई। एक तो वहाँ से एक बार मैंने बीएड का फॉर्म भर दिया, तब मुझे एडमिशन नहीं मिला, कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो। अब जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, तब ये कह रहे कि क्लास मत करो। तो करूँ तो मैं करूँ क्या, अगर मैं क्लास नहीं करूँ, अगर मैं बीएड का क्लास नहीं करती तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, अगर जॉब नहीं मिलती तो मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। तो एक के बाद एक के बाद एक मैम को मतलब बहुत सारी थॉट्स आने लगे, बहुत वो कंफ्यूज होगी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किसको देखूँ। अगर मैं एडमिशन नहीं लेती, अगर मैं एडमिशन लेती नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने ससुराल वालों को सेटिस्फाई करने के लिए मैं एडमिशन अगर नहीं लेती, तो पापा ने भी एडमिशन फ़ीस भरी है तो वो लॉस गया, ठीक है। तो एक इंसान और सर में इतना सारा प्रेशर, मैम ने कैसे वो हैंडल किया वो सिचुएशन, मैम ही जाने। मैम आपको मेरा प्रणाम, आपने कैसे वो सिचुएशन हैंडल किया। होता है ना, जो साईं के भक्त हैं ना, जो साईं बाबा पे विश्वास करते हैं, बाबा भी ना उन्हें बहुत शक्ति देते हैं, बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, इनर स्ट्रेंथ देते हैं कि सिचुएशन का डट के सामना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो साईं ने भी ना मैम को बहुत स्ट्रेंथ दिया है इस फेज़ में। मैम के कॉलेज में एक टीचर थी जो साइकोलॉजी पढ़ाती थी। तो वो मैम को ना नोटिस करती थी कि वो बहुत परेशान रहती है, बहुत टेंस रहती है। तो एक दिन वो टीचर ने मैम से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी टेंस्ड क्यों रहती हो, क्या प्रॉब्लम है। और मैम ने खुद को मतलब जब ही टीचर ने मैम से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, मैम खुद को रोक नहीं पाई, वो अपने दिल की बात खोल के रख दी अपने टीचर के सामने। और वो नोटिस करती हैं कि टीचर के गले में ना साईं बाबा का एक लॉकेट है, वो देखती हैं और वो पूरा अपना दिल, मतलब अपना दिल खोल के मैम के, मतलब टीचर के सामने रख देती हैं और पूछती हैं कि मैम बताओ, करूँ तो मैं करूँ क्या, ये मेरा सिचुएशन है और मैं इस तरीके से सिचुएशन में फंस चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आप मुझे गाइड कीजिए।
सब सुनने के बाद जो टीचर थी उन्होंने कहा कि तुम किसी की मत सुनो, तुमको एडमिशन मिला है, तुम पढ़ाई करो और तुम्हारा जो है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर तुम्हारा पति का साथ अगर तुम्हारे नसीब में तुम्हारे पति का साथ है वो तुम्हें मिलेगा, और अगर नहीं है तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा। पर साईं ने तुमको जो चांस दिया है ना, उसको तुम मत छोड़ो। तो मैम क्या करती हैं, मैम रुक जाती हैं मायके में 2 साल और अपना बीएड कंप्लीट करती हैं। बीएड कंप्लीट तो होता है, पर मैम का जंग जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। बीएड के दौरान मैम के भाई की हुई शादी, भाई की वाइफ न्यू मेंबर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैम सबके आँखों में खटकने लगी। भाई और भाई के जो वाइफ है वो यही कहने लगे कि इसको निकालो, इसको ससुराल भेजो, ये घर इसका नहीं है, वो यहाँ नहीं रहेगी। पर मैम को सिर्फ ना मायके में रह के पढ़ना था, क्योंकि मैम के पति अर्न नहीं करते और एक बेबी है जिसका फ्यूचर मैम के हाथ पे है। वो दिन रात रोती थी और बाबा से कहती थी कि बाबा मुझे हिम्मत दो, जो भी चल रहा है मुझे सहने की शक्ति दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए जो साईं भक्त मतलब है ना, ऐसा नहीं है जो उस दिन किसी ने कहा था ना, मैंने वीडियो के पहले भी कहा था, क्या था उनका नाम, गीता जी, कि मैं साईं भक्त हूँ, मुश्किल भी आती है लाइफ पे तो रिलेटिव्स हैं या लोग हैं वो हंसते हैं कि अगर सच में साईं बाबा है लाइफ में तो फिर क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देखिए ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है ना कि अगर साईं बाबा का आप भक्त हैं, साईं बाबा के अगर आप भक्त हैं तो आपके लाइफ पे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। साईं बाबा ही क्यों, अगर आप किसी भी देवी या देवता के बहुत बड़ी भक्त हैं तो ये कहीं पे लिखा नहीं है कि आपके लाइफ पे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ये कहीं पे नहीं लिखा है। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएगी, पर जब आपके भगवान आपके साथ होता है ना, जब आपके भगवान आपके साथ हो तो वो आपको उस सिचुएशन को पार करने की ना हिम्मत देते हैं, आपके साथ रहते हैं। ये बात बहुत कम को समझ में आते हैं, तो जिनको समझ नहीं आता इसलिए वो लोग कहते हैं कि भगवान अगर होते तो प्रॉब्लम नहीं होता। खैर कभी कभी मुझे लगता है ना कि अगर कुछ चीज़ पे टैक्स लगाई जाए तो बोलने में टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बोलने में टैक्स लगा दी गई ना तो जो बेफिजूल लोग बोलते हैं ना, बोलना बंद हो जाएगा। बोलने में टैक्स लगानी चाहिए। अब साल था 2017, साईं ग्लोबल महापारायण जब शुरू ही हुआ था तो किसी ने मैम को इसके बारे में कहा और मैम ग्लोबल महापारायण से जुड़ गई। पारायण करती चली गई, पढ़ाई करती चली गई। ससुराल वाले से नो कोऑपरेशन एट ऑल, दिन रात अशांति करते ससुराल वाले। मायके में भाई और भाई की वाइफ अशांति करती मिल के कि इसको घर से निकालो, ये इसका घर नहीं है। इसको लेके मम्मी मतलब मैम के मम्मी पापा मैम के भाई से लड़ते कि ऐसा क्यों कह रही हो। मैम के भाई भाभी मैम को गालियाँ देते, मतलब बहुत बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा था। अशांति एक दिन इतनी बढ़ गई कि एक दिन मैम ने डिसाइड किया कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो मैम के मम्मी ने कहा कि तुम कहाँ जाओगी छोटे से बच्चे को लेके। तो मैम ने कहा मैं कहीं पे भी चली जाऊंगी पर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, क्योंकि हद होता है, सब कुछ सहने का एक लिमिट होता है। तो मैम के पापा ने मैम को हिम्मत देते हुए कहा कि बेटी या तो अपने ससुराल में रहते हैं या फिर अपने मायके में रहते। अगर तुम अपने ससुराल पे नहीं रहोगी, मतलब नहीं रह पा रही हो सिचुएशन के लिए, तो तुम अपने मायके में रहोगी। ये घर मेरा है, तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है, तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, कोई तुम्हें निकाल नहीं सकता। और मैम के पापा ने मैम को रोक लिया और मैम रुक गई और 2017 मैम का बीएड कंप्लीट हुआ। अब 2018-19 वो जो टाइम था, वैकेंसी आई कि 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 से शिक्षक भर्ती वो वैकेंसी निकली। बीएड के बाद टैट या सी टैट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप ये बीएड के बाद टैट और सी टैट नहीं करते
तो आपका बीएड ना मतलब वेस्ट हो जाएगा। तो ससुराल से फिर से प्रेशर आया कि बीएड कंप्लीट हो गया, अब तुम क्यों नहीं आ रही हो। तो मैम ने रिक्वेस्ट किया, समझाया कि बीएड के बाद टैट या सीटैट मैंडेटरी है, अगर ये नहीं करती तो मेरा बीएड बेकार हो जाएगा। तो ससुराल वाले एज़ यूजुअल अनहैप्पी। उनको इस बात की खुशी नहीं थी कि बहू ने बीएड कंप्लीट किया, उनको उल्टा दुख हो गया कि अभी दूसरे पड़ाव पे वो स्टेप कर रही है, मतलब बहू नहीं आएगी, और बहू नहीं आएगी मतलब घर का काम कौन करेगा। मीन्स उन्हें बहू नहीं, उन्हें नौकरानी मिल गई थी। तो बहू घर से बाहर मतलब उनके लिए प्रेशर, तो वो लोग खुशी नहीं थे। ओके। अब 2018 में मैम की देवर की शादी हुई। मैम का बुलावा आया ससुराल से, और अचानक से ससुराल वाले सब बहुत स्वीट बन गए कि अरे तेरा ही घर है, तेरे ही भाई का शादी है, आप ही जा, देवर का शादी है, तुम नहीं रहोगी तो मतलब कैसे रौनक बढ़ेगी, मतलब ऑल काइंड ऑफ शुगर कोटेड वर्ड्स। तो मैम के देवर का शादी ना लखनऊ से हुआ, तो मैम गई लखनऊ देवर का शादी अटेंड करने। और मैम जब लखनऊ गई तो मैम के साथ साथ मैम के ससुराल के तरफ से कुछ रिलेटिव्स भी थे, जो कि मैम के नेटिव होम टाउन के साइड में ही रहते थे। तो सब इकट्ठा लखनऊ के लिए रवाना हुए। ओके। और वो दिन ना थर्सडे था, तो मैम ग्लोबल पारायण से भी, महापारायण से भी जुड़ी हुई थी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं हर थर्सडे 2 चैप्टर दिया जाता है, पर कार में कैब में तो पढ़ना पॉसिबल नहीं होता ना। तो मैम ने क्या किया, मैम ने यूट्यूब चैनल पे जो पारायण का ऑडियो रहता है, मैम ने वो चालू किया। 2 सच्चरित का चैप्टर मैम ने सुना और पारायण कंप्लीट किया, और अपने रिलेटिव के साथ वो रवाना होगी लखनऊ के लिए। पारायण कर रही थी और दिल से वो बाबा को पुकार रही थी कि बाबा आप जानते हो कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, बच्चे के लिए मुझसे बात करते हैं, अदरवाइज़ मुझसे उन लोग, मतलब बच्चा है इसीलिए मुझसे थोड़ी बहुत वो लोग बात कर लेते हैं, अदरवाइज़ मुझसे उन लोग का कोई लगाव नहीं है। मैं तो शादी अटेंड करने जा रही हूँ बाबा, पर वहाँ पे मेरा अपना कोई नहीं है बाबा, तो आपको मेरे साथ रहना होगा। मैं जहाँ पे जाऊँ बाबा, जहाँ पे भी रहूँ, आपको मेरे साथ रहना होगा। सब मुझसे चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं, सिर्फ आप ही आप हो बाबा, आपके अलावा कोई नहीं। तो मैं जहाँ जा रही हूँ बाबा लखनऊ, आपको मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ आप चलो। मैम दिल से बाबा को पुकारती है। अब जिस होटल में रुकने का इंतज़ाम किया गया था, जैसे ही होटल के सामने कार रुकती है और मैम होटल में एंटर करती हैं, वो देखती है कि होटल के एंट्रेंस में ही बाबा का एक विशाल सा फ़ोटो रखा है। और वो देख के मैम को लगा जैसे बाबा मैम से कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ ही रहूँगा, तू जहाँ जहाँ जाएगी तेरे पहले मैं वहीं पहुँच जाऊँगा। मैम देख के बहुत खुश हो जाती है, उनको लगता है कि बाबा ने उनकी सुन ली। तो शादी में मैम पार्टिसिपेट करती हैं, एक बीवी का फ़र्ज़, एक बहू का फ़र्ज़, एक भाभी का फ़र्ज़ वो निभाती हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता कि फैमिली में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब मैम के साथ उनके ससुराल वालों का इतना प्रॉब्लम चल रहा है। तो शादी हो गई। अब मैम की सास ने मैम से कहा कि तुम भी चलो हमारे साथ। ठीक है, मैम तो मायके में थी ना बीएड के लिए, तो मैम के सास ने कहा कि चलो लखनऊ से चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। तो छोटी बहू जा रही है वहाँ पे, बड़ी बहू ना जाए तो वो तो अच्छा नहीं लगता। तो जो सासू माँ थी ना, अचानक बहुत स्वीट बन गई थी, तो रिक्वेस्ट कर रही थी कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, ससुराल चलो। ठीक है। अब लखनऊ में शादी अटेंड करने से पहले ही मैम का बहुत मन था कि एक बार शिरडी होकर आए। तो जब टिकट रिजर्वेशन करती थी तो कभी टिकट नहीं मिलता, और अगर टिकट रिजर्वेशन हो भी जाता था तो कोई साथ ही नहीं मिलता साथ जाने के लिए। तो मैम का बहुत मन था। मैम एक बार टिकट बुक हुआ तो मैम चाहती थी कि अपने मम्मी पापा के साथ जाए। तो उस वक्त क्या हुआ ना, मैम के पापा घर बना रहे थे, तो नेचुरली उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर को ऐसे इनकम्प्लीट छोड़ के नहीं जा सकता, नेचुरल सी बात है। तो उस वक्त भी मैम का शिरडी का प्लान कैंसिल हो गया। तो
मैम का प्लान बन रहा था, पर किसी या किसी वजह से वो मतलब कैंसिल भी हो रहा था, तो मैम का शिरडी जाना नहीं हुआ। तो लखनऊ शादी अटेंड करने के बाद वो जब जा रही थी ससुराल, तो मैम ने साईं से कहा कि बाबा, हो सकता है कि देवर के शादी होने के बाद मुझे वो अपने साथ घर ले जाए। आप जानते हैं कि मेरा एक एग्ज़ाम बाकी है, मुझे एक एग्ज़ाम देना है। मतलब मैम का जब देवर का शादी हो रहा था ना, उसके बाद मैम का एक एग्ज़ाम था, और मैम मन ही मन सोच रही थी, मैम को पता था क्योंकि वो जानती है अपने ससुराल वाले का नस, वो जानती है कि वो लोग कैसे हैं। तो पहले ही मतलब सासू माँ उनको अप्रोच करे उससे पहले ही मैम ने बाबा से कहा कि बाबा, आप तो जानते ही हैं कि मेरे देवर का शादी हो गया, अब मेरी सासू माँ मुझे अपने साथ जाने को कह सकती है, पर आपको पता है कि मेरा एक एग्ज़ाम बाकी है और मुझे वो एग्ज़ाम देना है, तो आप देख लो बाबा कैसे क्या होगा, मुझे पता नहीं वो सब, पर आप देख लो। और वो मैम ये भी बाबा से कहते हैं कि पता नहीं बाबा, मैं जाऊंगी उनके साथ ससुराल, पर मुझे पता नहीं वो लोग मेरे साथ कैसे बर्ताव करेंगे, मुझसे कैसे बातें करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, मुझे पता नहीं। तो बाबा, आपको मेरे साथ रहना होगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरा ससुराल। मैम फिर से बाबा को बहुत प्रेम से याद करती है। अब लखनऊ टू मैम का ससुराल जो है, जो जर्नी जो था वो ट्रेन से हुआ, और स्टेशन में उतरने के बाद 2 कैब बुक हुआ। एक में मैम के देवर देवरानी सास ससुर, और एक कैब में मैम सर और उनका बच्चा। तो जैसे ही मैम कैब में बैठती है, मैम ने देखा कि कार में साईं बाबा का फ़ोटो, और वो फिर से मैम को संकेत मिला कि बाबा उनके साथ है, उनके परछाई बनकर उनके साथ साथ बाबा चल रहे हैं। मैम अपने ससुराल पहुंचती हैं, वहाँ सबका बर्ताव ठीक था, कॉज ठीक था, मतलब ठीक होना ही है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम, बहुत सारे मेहमान, और जब काम की बात आती है तो काम करने वाली सिर्फ एक मैम, तो मैम के साथ तो बर्ताव ठीक करना ही था। फिर जब मैम को थोड़ा वक्त मिला, मैम अपनी देवरानी के साथ थोड़ी बातें करने लगी, तो मैम की देवरानी से कहा कि मैम की देवरानी ने मैम से कहा कि दीदी आप कितनी अच्छी हो, पर मुझे आपके बारे में तो कुछ अलग ही बताया जा रहा था। तो मैम ने कहा कि तुम देख लो, तुम इंटेलिजेंट हो, क्या सच है क्या झूठ है, क्या कहा गया और क्या वास्तव में है, ये तुम समझ सकती हो, ठीक है। मैम ने ये कह के टाल दी बात। कुछ टाइम के बाद मैम को अपने मम्मी से कॉल आया कि शिरडी का टिकट कंफर्म हो गया है, अगर तुम आ पाती हो तो देख लो। अब एक तरफ था मैम का एग्ज़ाम और दूसरी तरफ था शिरडी का प्रोग्राम। तो मैम बात करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, और अपने इन लॉज के साथ बात करती हैं कि मेरा एक एग्ज़ाम है, मुझे जाने दो। तो बाबा की ऐसी कृपा रही मैम पे कि ससुराल वालों ने ना कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं, और मैम को सर स्टेशन छोड़ने आते हैं, मैम को स्टेशन छोड़ गए। मैम मायके लौट गई, और फिर मैम अपने मम्मी पापा, अपना बेबी, दादी और अपने कज़न के साथ शिरडी के लिए रवाना हुई। मैम इतने दिन से ट्राई कर रही थी शिरडी जाने के लिए, इतना प्लान्स वो बना रही थी, पर तब कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। पर बाबा ने मैम को शिरडी बुलाया, और बुलाया तो बुलाया, ऐसे वक्त बुलाया जब गुरु पूर्णिमा का दिन था। अब गुरु पूर्णिमा के टाइम शिरडी में कितनी भीड़ होती है ये आप सभी जानते हैं, ठसाठस भीड़, लोग को रहने के लिए भी जगह नहीं मिलता। तो मैम को रुकने के लिए होटल नहीं मिल रहा था। वो बहुत ढूंढते 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 वो आई द्वारका माई के सामने, और मैम कहती है कि वो इतनी खुश हो गई कि द्वारका माई के एकदम ऑपोजिट में ही उनको होटल मिल गया। तो वो बहुत खुश हो गई कि बाबा आपने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है हमें रखने का, कि आपने हमें एकदम आपके पास, एकदम आपके सामने ही रखा। होटल एकदम द्वारका माई के सामने मैम को मिल गया, और मैम सब वही रुक गए। शिरडी पहुंचने के बाद ना मैम बहुत खुश थी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। तो एक दिन मैम को खिचड़ी खाने का बहुत मन हुआ, तो मैम ने मन ही मन बाबा से कहा कि बाबा मुझे आज खिचड़ी खाने का बहुत मन है।
तो जिस भोजनालय में मैम के फैमिली खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे रोटी सब्ज़ी और भी कई सारे पकवान उस दिन बना था, पर खिचड़ी नहीं था। अब जब मैम खाना खाने के बाद द्वारका माई गई, तो वो देखती हैं द्वारका माई के सामने खिचड़ी बट रहा है, और मैम फिर से बहुत खुश हो गई कि बाबा, आपको सब पता है। मुझे मेरी मन में यही ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि मैं खिचड़ी खाऊं, और देखो बाबा, आपने एकदम द्वारका माई के सामने ही खिचड़ी का भंडारा आप कर रहे हो। तो मैम बहुत बहुत खुश हो गई। और मैम इसके बाद भी कुछ दिन शिरडी में रही, पर वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहती ये और लंबा हो जाए। मैं इसका लास्ट पार्ट अगले दिन अपलोड करूँगी। तो आगे क्या होता है, शिरडी आने के बाद मैम के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साईं परिवार के साथ। मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले पार्ट के साथ, ठीक है। जय साईं राम।